आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में आपका स्वागत है। मैं खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ हैं। आज हमारे मेहमान एक पति पत्नी हैं जिनका बोझ दूसरों की मदद करना और स्वस्थ संबंध स्थापित करना है। डॉक्टर लेस और लेस्ली पैरेट। डॉक्टर लेस और लेस्ली पति और पत्नी हैं जो स्वस्थ संबंधों पर अपने दर्शन को लोगों के साथ सारे संसार में बांटते हैं। लेस एक मनोवैज्ञानिक है और लेस्ली विवाह और परिवार थेरेपिस्ट हैं। दोनों ने मिलकर सिएटल में एक पारिवारिक उन्नति का केंद्र स्थापित किया है। उनका लक्ष्य है कि प्रत्येक जन एक संपूर्ण स्वस्थ संबंध स्थापित करे अपने जीवन में, विवाह और परिवार से लेकर अपने सहकर्मी और मित्रों के साथ। ये मौलिक बातें आपके सोचने से भी बढ़कर महत्वपूर्ण है, परंतु कभी कभी कम से कम यदि आप हमारे जैसे हैं तो आप स्मरण करते रह सकते हैं। लेस्ली और लेस, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ आपके साथ बड़ी रहना खुशी अच्छा हुई लगा। यहाँ। अद्भुत। मुझे इन नामों को सीधा रखना है और ध्यान रखना है कि गलती ना बहुत करूं। सरल है। हाँ, ये हम दोनों के लिए छोटा नाम है। तो आप दोनों मनोवैज्ञानिक हैं? जी हाँ, मैं एक परिवार विशेषज्ञ हूँ, परंतु हाँ, हम दोनों एक साथ काम करते हैं कि लोगों की सहायता करें स्वस्थ संबंध स्थापित करने में। आप दोनों विवाह से पूर्व भी इस क्षेत्र में थे? हाँ, हमारी एक कहानी है और एक दूसरे से हम मिले। तुम्हारी उम्र क्या थी? मैं 14 वर्ष की थी, लेकिन हमारा विवाह कॉलेज की पढ़ाई के बाद हुआ। मैं लेस्ली से 2 वर्ष बड़ा था और हम हाई स्कूल में एक साथ थे और कॉलेज में भी, और फिर साथ में स्नातक हुए लॉस एंजलिस से। हाँ, उस समय हमने अपने दर्शन को एक दूसरे के साथ बांटा। हमारे विवाह को अब 21 वर्ष हो चुके हैं और उस समय हम नहीं जानते थे कि हमें उन सिद्धांतों की इतनी आवश्यकता होगी। सीखने में हमें अपना जीवन मैं दिया। कहना चाहती थी कि यदि आप 14 वर्ष की उम्र से एक दूसरे से मिलते थे तो बातचीत में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी हमें समस्या कभी नहीं कोई थी। समस्या नहीं हुई। ये रोज की बात है, क्योंकि हमने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं संबंधों के विषय में, और हमारे पब्लिशर को हमें ये कहना चाहिए था कि आप वार्तालाप पर कब लिख रहे हैं। ये संबंधों में जीवन खत है। हाँ, वास्तव में सच यदि आप एक जोड़े की परिपूर्णता को देखें तो वो पूरी तरह से इस बात से जुड़ी होती है कि उनके बीच कितनी अच्छी तालमेल है। यदि वो अच्छा कर रहे हैं तो सब अच्छा है। फिर भी पब्लिशर ने कहा कि आप ऐसा कब करेंगे? हमने कहा सब कुछ लिखा है, वार्ता पर लिखने के लिए कुछ नया नहीं है। इससे अधिक क्या कहेंगे? हम अभी प्रयास करते हैं, कुछ तरीके और तकनीक जो हम दूसरों से सीखते हैं। हाँ, इसलिए हमने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कुछ क्रांतिकारी बातें कहने के लिए ना हो। और अंत में 5-6 साल के खोजने के बाद हमारे पास कहने के लिए कुछ नया था। मैं जानती हूँ मुझे वार्ता के विषय में सीखने की रुचि है, क्योंकि मैं भी एक वक्ता हूँ। और मैं जानती हूँ ऐसे कई लाखों लोग आज टीवी पर देख रहे होंगे जिन्होंने अपने अपने जीवन साथी से कह दिया होगा कि हम बात नहीं कर सकते, या मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे बात करना यही नंबर 1 चाहती हूँ। शिकायत है हाँ, जो लोग वो तो विवाह है। सलाहकार से अक्सर करते हैं। हम बातें नहीं करते हैं। मैं सोचती हूँ कि जीवन साथी एक दूसरे के अच्छे दोस्त होने चाहिए, परंतु यदि आप बात नहीं करते, यदि आपको लगता है कि आप खुलकर बात नहीं कर सकते, एक बात जो मुझे बुरी लगती है कि लोगों को वो कहना जो वे सुनना चाहते हैं, ना कि सच्चाई को कहना। तो हमें बताइए कि हम खुले हैं, हमें सिखाइए। हाँ, वो स्वीकृति की आदत है। सही हाँ, कहा, लोगों हम को खुश जानते करने की हैं बीमारी। तुम सही हो, क्योंकि निकटता एक अच्छी बातचीत के द्वारा बनती है। जब आप बात करते हैं और आप जानते हैं कि सामने वाला आपको गहराई से समझता है, तो संसार में उससे बढ़कर कुछ नहीं। परंतु ये इतनी जल्दी नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। आप कह सकते हैं कि आपका आशय क्या है। आपको अपने शब्दों में काट छाट नहीं करना है। आप जानते हैं कि ये व्यक्ति आपको समझ रहा है और आप उसे समझ रहे हैं। और पृथ्वी पर यह सुरक्षित बात है जब आपके बीच अच्छा वार्तालाप हो। और इस विषय पर हमें बोझ देव है। और मैं विवाह के 40 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और इसलिए शायद आप सोचे कि इस समय तक जिसे विवाह के 40 वर्ष होने जा रहे हैं उन्हें इस विषय पर काम नहीं करना पड़ेगा, परंतु काम करने की जरूरत है अच्छे संबंधों के लिए। अच्छा ये एक वार्तालाप। महत्वपूर्ण बात है। विवाह के 40 वर्ष और अभी भी आप कुछ समयों में आपसी बातचीत में संघर्ष करते हैं। क्या बातचीत टूट देव और जाती मैं है? दोनों का भिन्न व्यक्तित्व है जो कि रोचात्मक है। जब हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने व्यक्तित्व का अध्ययन किया है बस लोगों को समझने में, परंतु जब मैंने आपकी पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया क्षमा कीजिए, मुझे पता चला कि हम अपने अलग अलग व्यक्तित्व में अलग अलग बर्ताव सही करते कहा। हैं। कुछ उदाहरण जो आपने अपनी पुस्तक में दिए, मैं बस हंस पड़ी, क्योंकि मुझे कल एक घटना स्मरण आई। हम इंतजार करते हैं जब तक हम दूसरे भाग में ना पहुंच जाए, क्योंकि मैं आगे नहीं जाना चाहती हूँ। शायद ये रोचक हो। हाँ, मैं सोचता हूँ कि वार्तालाप की एक चुनौती यह है कि हम अलग तरह से बने हैं।
हम इसके विषय में बातें करेंगे, परंतु साथ ही जब आप पुरुष और स्त्रियों के बीच के लैंगिक रेखा को पार करते हैं, ये तो बड़ी रुकावट है और बड़ा भी है, क्योंकि वार्तालाप में हमारे लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जब एक स्त्री बात करना चाहती है तो वो हर तरह से भावुकता से जोड़ना चाहती है। और मेरे पति कहते हैं लॉजिकल नहीं, और मैं लॉजिकल बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। हाँ, और हम बातचीत के दौरान कछुए और खरगोश की तरह बाधाओं को पाते हैं, क्योंकि ये समय संबंधों को गहरा करने का होता है। देव और मैं बाहर जाकर कॉफी पीते हैं और मेरी आधी कॉफी खत्म हो जाती है और बहुत बार देव को कॉफी भी नहीं मिलती और वे कहते हैं कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? और मैं जैसे नहीं, मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, कॉफी पीना चाहती हूँ। तुम मेरे हृदय के अनुसार एक स्त्री हो, मेरे पास यहाँ बैठी हुई और लंबी बातें की, रोमानी तस्वीरें हैं, और ये सब कुछ उस दिन काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं कहाँ पर अपने सपनों और असुरक्षितता को बांटूंगा। मैं भी चाहूंगी कि देव अपनी भीतरी बातों को मुझसे बांटे। और वर्षों पहले मैंने एक दिन उनसे कहा कि देव, हम कभी कोई गहरी बात नहीं करते, हमेशा बस ऊपरी और उथली बातें ही करते हैं। और उन्हें कहा जैसी उतना ही गहरा जितना मैं हूँ, चाहे लोहे छोड़ दो। हम शोध से यहाँ तक जानते हैं कि स्त्रियां एक करीबी संबंध बनाना चाहती हैं। ये एक संबंध की बात है हमारे लिए, पर पुरुषों के लिए बातचीत का एक अलग है। पुरुषों को सूचना से मतलब है। यदि शोधकर्ता कहते हैं तो सूचना रूपी बातें हम सब जानना चाहते हैं, पर दूसरी बातों में हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम शाम के समय घर में आते हैं तो बस यही कहते हैं, खाने के लिए क्या है, क्या आज कोई पत्र आया है, क्या तुमने कुछ सामान उठाया है, बच्चे कैसे हैं, मुझे पूरा ब्यौरा दो, आज रात इस घर में काम करने के लिए कौन सी सूचना है। और जब आपने ऐसा कहा तो इसका क्या अर्थ है? मैं जानती हूँ कि देव कभी भी मुझे उपहार नहीं देते, उन्हें चिंता नहीं कि मैं खरीदती हूँ, मैं जाकर कुछ भी खरीद सकती हूँ, पर कुछ सालों से उन्होंने कुछ बेहतर किया, परंतु कभी भी उन्होंने उपहार नहीं दिया। वो उदारवादी है, वो सोचते नहीं है कि उपहार, इसलिए मेरी भावना को चोट पहुंचती है और मैं कहती हूँ कि मुझे जो चाहिए मैं उसे नहीं खरीदूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर मेरे लिए कुछ लाओ। कहते हैं जॉयस, इसका क्या मतलब? मैं मॉल में पूरा घूमूंगा, मैं उसे लेकर आऊंगा, तुम उसे खोल कर उसे वापस करोगी। सही है, मैं ऐसा चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी ने हमारे थोड़े से अलग से स्वाद को समझने में समय लगाया है। मैं चाहती हूँ कि वो जाकर ये करे। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं जिसके द्वारा मैंने लेस्ली के साथ व्यवहार करना सीखा। और कई वर्षों पहले हम एयरपोर्ट पर थे, उसने कहा कॉफी, मुझे कॉफी चाहिए। हम पंक्ति में खड़े हो गए, मैं कॉफी तो नहीं पीता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिर मैंने देखा वहां पर इस बात पर घमंड है। हाँ, मैं चिन्हों को देख रहा था और मैंने कहा यहाँ कीमत तो देखो, ये तो राजमार्ग पर लूट है। वह जानते कि हम फंसे हुए हैं और इतना महंगा दे रहे हैं। और देखो ये तो राजमार्ग पर लूट है, वह जानते कि हम फंसे हुए हैं और वो इतना महंगा दे रहे हैं। और लेस्ली ने कहा ठीक है, के विषय में सोचें। मैं ये कहता हूँ अच्छा भंडारीपन है। और पर मैं याद करता हूँ कि जाते समय क्या सोचा, मुझे यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। मैं फिर भी सोच रहा था कि ये तो एक कॉफी के कप की बात है, शांत रहो। ये मेरी पत्नी के साथ व्यवहार करने का तरीका है। बहुत सारे लोगों के लिए इस बात को पहचानने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जैसे आपने कहा यह तर्कसंगत नहीं है। कॉफी खरीदने के विषय में क्यों उखड़ जाए? साथ में यदि कोई चीज आपके मतलब की नहीं, जैसे कि आप कॉफी नहीं पीते, तो आपके लिए कोई मतलब नहीं कि कॉफी के लिए इतना खर्च करें। मैंने अपने पति को ऐसा करते देखा है, जैसे कि कुछ बातों के लिए वो ऐसा करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु तब मैं कहती हूँ कि ये गोल्फ से संबंधित तो आप ऐसा करते। हाँ, यदि एक फुटबॉल गेम होता तो आप करते। संसार में प्रवेश कर चुकी वास्तव में बहुत सी बातें हैं जो आपके महत्व की हैं, परंतु अतुलनीय बात। यदि आप अपने मन में ध्यान रखेंगे तो बातचीत में बुनियादी लैंगिक भिन्नता यह है कि स्त्रियां करीबी संबंध बनाना चाहती हैं। ये सब संबंधों के विषय और पुरुषों को ब्यौरा चाहिए, वो जानना चाहते हैं, मुझे सूचना दो, निचली रेखा में जाते हैं। और आरंभ करने के रूप में ये ध्यान देने की अच्छी बात है, एक से एक तरीके से बातचीत, ये याद रखें। देखो, हम समस्याओं को अलग अलग तरह से हल करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, वो ये एक महत्वहीन बात की तरह है कि आप समस्या को घर में उस व्यक्ति के पास कैसे लाते हैं। वो समस्या का हल करना चाहता है, जीवन को बेहतर बनाने के 3 आसान हल देता है। फिर रात के भोजन के लिए देव इसके विषय में बैठकर बात करना नहीं चाहते और बात नहीं करते और बात नहीं करते हैं। और मैं पूरे क्यों नहीं ब्लॉक में घूमकर वापस आना चाहती हूँ, सारे कोनों से देखकर। और फिर क्या, और मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में बात करूँ, और वे कहते कि क्या हम इसी विषय पर बात करते रहेंगे। और वो भी दूसरों के जैसे है जो समस्या का समाधान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसे छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा खोज करती हैं। हमें समस्या की प्रक्रिया से जाना है। जैसे लेस अक्सर कहते हैं, तुम मेरी सारी समस्याओं को अपने मित्रों और अपनी समस्याओं से तुलना करती हो और उसके हर पहलू को संभावना के रूप में देखती हो। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक बार मैं एक समस्या घर लाया था कुछ समय पहले विश्वविद्यालय में, जहाँ पर हम पढ़ाते थे, पैसिफिक विश्वविद्यालय में। और मेरा विचार फिशरमैन ईयर पे था और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मुझे विश्वास नहीं होता, तुमने काफी मेहनत की थी, मैं सोच नहीं सकती कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है।
और मैंने एक क्षण सोचा, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी समस्या इतनी बड़ी है जब तक हमने उस पर बातचीत करना ये मेरा आरंभ नहीं वरदान है। बातचीत की बातें कठिन है क्योंकि यहाँ तक कि हम अच्छी बातचीत में वही समान बातें हमेशा नहीं चाहते हैं। सही कहा। और एक बात जो उसे कठिन बनाती है और जिसके विषय में हमें कुछ बार बात करनी पड़ेगी, परंतु मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं उसको सीखने और करने के लिए तैयार हूँ जिसके विषय में आप बोल रही हैं, परंतु मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। इसलिए जैसे हमारे पास कार्यक्रम है, हम अगले कुछ दिन ऐसे लोगों से बात करें, क्योंकि यदि आपके पास दो लोग हैं जो किसी बात पर मिलकर काम करने को तैयार हैं तो वो सुलझ सकती है, परंतु ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि उनके पास समस्या है, और यदि मान भी लें तो वे उसको हल करने के लिए जो आवश्यक है उसे करना नहीं चाहेंगे। तो आपके पास कोई हल है? मैं खुश हूँ कि आपने इस बात को आगे लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोगों के लिए बहुत सी आशा है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। यदि आपके पास में ऐसा रिश्ता है जो छत से लटके मोबाइल के समान है, जिसके अंदर संतुलन होता है, और यदि आप उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हिला देते हैं तो पूरा वो हिल जाता है, उसका संतुलन बाहर हो जाता है। और देखिए, यही बात तो संबंधों के विषय में भी है। सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है बदलाव लाने की कि पूरा संबंध संतुलन से बाहर हो जाता है। इसलिए मेरे पास ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत सी आशा है जो सोचते हैं कि मेरा पति या मेरी पत्नी कार्य नहीं करना चाहते, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, जब वे बदलेंगे तब उनके संबंध में गति बदलेगी और साथ में उनका साथी भी बदल जाएगा। बातचीत और संबंधों के विषय में बात करते समय हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि क्या होगा यदि आप विवाहित हैं और आपका साथी शांत स्वभाव के हैं, तब आप क्या करेंगे? हम वास्तव में ऐसी बातों के लिए सहायता देने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक कठिन बात है। हमने इस किताब में पूरा एक परिशिष्ट लिखा है कि क्या होगा यदि आपका विवाह शांति स्वभाव साथी के साथ हो गया तो। हाँ, ये वास्तव में ऐसा है। ठीक, जब हम वापस आएंगे तो ऐसे जोड़े से मिलेंगे जिनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया जब उनकी बातचीत की कुशलता में सुधार आया। दोबारा आपका स्वागत है। हम अच्छा समय बिता रहे हैं लेस्ली और लेस पैरेट के साथ, जो कि वार्तालाप विशेषज्ञ वैवाहिक सलाहकार हैं। हम जितनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं उसे प्राप्त करें। हम ब्रेक पर जाने से पहले इस विषय पर बात कर रहे थे कि कैसा होगा यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं जो अपने गलत व्यवहार के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता या यहाँ तक तैयार नहीं कि अपनी समस्या को मान लिया, उसे सुलझाने के लिए कुछ ना करे, कि कुछ है फिर भी जिसे हम कर सकते हैं और वो ये है कि हम अपना भाग करें। क्या हम इसके विषय और थोड़ा बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों की समस्या है। हाँ, और मैं सोचता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर यह है कि जिसे हम कई बार कहते हैं कि पाए का अपना टुकड़ा ले लें, उस बात की जिम्मेदारी लेना जिसे आप संबंध में लेकर आते हैं। हाँ, संबंधों में जो लोग होते हैं उनमें एक बात पाई है, जब लोग संबंधों की ओर जाने लगते हैं वास्तव में एक तगड़े झटके के द्वारा, ये इसलिए होता है क्योंकि वे रुककर दोष लगाने की कोशिश नहीं करते हैं और वापस जाकर ये नहीं देखते कि समस्या कहाँ से आरंभ हुई। वे सिर्फ कहते हैं मैं समाधान का भाग बनूंगा। तब उन्हें महसूस होता है कि उपहार उनके लिए है, क्योंकि वो आशा की ओर बढ़ते हैं और ये उन्हें उस व्यक्ति के संघर्षों की समझ देती है। कई बार हम ऐसे संबंधों में प्रवेश करते हैं तब हमारे बीच का तालमेल काम नहीं करता है, पर जब हम उत्तरदायित्व लेते हैं तो ये सारे संबंध को कुछ बदलाव करने के लिए स्वतंत्र कर देता है। ये कोई व्यक्ति नहीं जिसके विषय में आप सोचते हैं कि वो खराब और है। आप क्या नहीं सोचते कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि यदि आप बदलाव करते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि इसमें क्या विशेष बात है, इसमें क्या अलग बात है, वह कुछ अलग करना चाहते हैं और वे बदलाव लाने के लिए उत्सुक होते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई संबंध में अनुग्रह की खिड़की खोलता है तब हो सकता है अंदरूनी रूप से आप ये जानते हैं कि आप उत्तम चुनाव नहीं कर रहे हैं, अब भी आप उसका अंगीकार नहीं कर रहे हैं। जब वो खिड़की खोलते हैं तो ये आपके आत्मा को बदलता है और आप भी बदलाव के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्या आपने खुद के विवाह में ऐसा अनुभव किया है? आप बदलते हैं और आप जिम्मेदारी लेते हैं और एकदम आपको ये पता चलता है कि उसका व्यवहार भी आपके साथ बदल रहा है, बावजूद इसके कि वह अपनी एड़ियों को घिस रहा है। साथ ही मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं समस्या के एक भाग हूँ। ये मैं अधिकांश महसूस करती हूँ। ये मैंने अनुभव किया जो मेरे लिए मददगार भी रहा, और मैं हर समय यही लोगों को सिखाती हूँ। वास्तव में डेव और मेरा विवाह हुए 40 वर्ष हो गए और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमारा अच्छा संबंध है और हम बहुत भिन्न हैं और हम एक तरह से बात नहीं करते। इसलिए हो सकता है कि मैं उनके पास किसी और बात के विषय में जाने की कोशिश करूं, रोज को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तब मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ। क्यों ऐसा होता है कि आप मुझे मेरी गलत बातें बताते हैं परंतु उनको कुछ नहीं बताते हैं? प्रभु मुझसे कहते हैं तुम उसे करो जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ।
और मैं बाकी बातों का ध्यान रखूंगा। मैंने क्या खोजा, और ये कुछ बार गटकना कठिन होता है कि मुझे चिंतित करने वाली बातें वो कर रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। मैं उसे देखने को तैयार नहीं जो दूसरे को वो काम करने को प्रेरित करता है। क्या ये अद्भुत नहीं? कुछ समय ऐसा लगता है कि हम दूर जा रहे हैं, जैसे कि हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो गया है और एक साथ मिलकर बिताने का समय नहीं है। और मैं ले के पीछे पड़ने लगती हूँ, हमें एक साथ मिलकर समय बिताना चाहिए। मैंने आखिर में महसूस किया जिद करना बंद करूँ, क्योंकि ये उसे दूर करता है। बच्चे संभालने वाले को बुलाओ, उसकी तरफ देखो और कहो, ये हमारे पास बच्चा संभालने वाला है। मेरे कैलेंडर में खाली रातें हैं, आज रात तो मेरे साथ बाहर चलोगे? तब वो उत्साहित कितनी हो अच्छी जाता बात है है। और वो मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं, परंतु मैं क्रोधित हो जाती हूँ। वो एक अच्छी बात है, क्योंकि इसके पहले की समस्या बने उसका हल हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। हाँ। हमारे पास एक जोड़ा है जिनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया जब उन्होंने वार्तालाप करना सीखा। बॉब और कैरोल विल्सन, आप उनकी कहानी का आनंद उठाएंगे। आपके जीवन का पहला काम यह है कि यीशु को अपना रक्षक और उद्धारकर्ता माने। आप अपने हाथ उठाएं यदि ये सही आप ये मानते हैं। आखिरी बात थी जो बॉब विल्सन ने करने की सोची। आल्टर कॉल का उत्तर देकर यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। बॉब ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर पर बिना विश्वास के ही बिताया। उसका मन धर्म और वैधानिक रीति रिवाजों को इंग्लैंड में रहते समय कलीसिया में देखकर उचट गया। परंतु उस रात बर्मिंघम में जॉयसमेर कॉन्फ्रेंस में बॉब और उनकी पत्नी कैरोल दोनों की नई शुरुआत हुई। जब रात को उन्होंने अल्टर कॉल दिया, मैंने अपने हृदय में जान लिया कि मेरा समय आ पहुंचा है, और मैंने अपने हाथ उठाए और मैं आगे गया और अपना हृदय प्रभु को दिया। मेरी पत्नी, जो कि पीछे चली गई थी, खड़ी हुई और मेरे साथ आई। मैंने उसकी महत्वता को उस समय नहीं समझा। वो एक महत्वपूर्ण समय था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, बहुत महत्वपूर्ण। मेरी माँ बहुत खुश हुई। वो इसके लिए बीते 30 सालों से प्रार्थना कर रही थी कि उसका पूरा परिवार मसीह के रूप में एक हो जाए। धीरे धीरे परमेश्वर बॉब को बदलने लगा। सालों से उस खालीपन को जो वो महसूस कर रहा था उसे भरने लगा। आदतों से छुड़ाने लगा जिसने पहले के उसके 2 विवाहों को समाप्त कर दिया था, और कैरोल के साथ उसका विवाह खतरनाक मोड़ पर था। मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से हूँ जहाँ शराब पीना पसंद किया जाता है, और उसने मेरे जीवन को समाप्त कर दिया। पूर्णता और वास्तविकता में मेरा जीवन नाश हो गया। मेरे घर मुझसे छीन लिए गए इस शराब के कारण, क्योंकि मैं बिल चुकाने के बदले शराब पर खर्च करता था। वो काम से घर लौटते और मुझे लेकर पब में जाते थे। वो 4 या 5 पिंट, 2 या 3 विस्कीज लेते और हम वहाँ से बाहर निकलते और रास्ते में घर आते समय और शराब खरीदते। ये सब 2 साल तक चलता रहा। परमेश्वर की सहायता से बॉब अपनी आदत पर काबू पा सका और अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण संबंधों पर ध्यान लगा सका। परमेश्वर और पत्नी के साथ उसका संबंध। हम बहुत नज़दीक ला दिए गए, क्योंकि उसके बीच में एक बड़ी दीवार होती है। जब आपके मार्ग में इस तरह की समस्या होती है, अब वह दीवार नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़ा रहे हैं। यदि मैं काम पर नहीं तो मैं पब में रहता था, एक साथ समय बिता नहीं पाते थे, कोई उत्तम समय नहीं बिता पाते थे, हमेशा लोगों के बीच में होते थे, गलत समय पर, गलत स्थान पर। हमारे लिए कुछ भी समय नहीं होता था, सिर्फ मैं और तुम। हाँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि अब ये बहुत है, सच में है। हमारे हाँ। पास है। हाँ, ये बहुत बड़ा कुछ अंतर ऐसा। लेकर आता है। बॉब और कैरोल कहते हैं कि उनका विश्वास है कि अंत में वे एक दूसरे को तब जानने लगे जब उन्होंने एक साथ समय बिताना आरंभ किया, बजाय इसके कि रातों को पब में बिताएं। हम घर पर साथ अध्ययन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हमेशा तो नहीं, ईमानदारी से कहूं तो, परंतु हम ऐसा करेंगे। हमें एक लंबे रास्ते पर जाना है। परंतु जैसे जॉयस कहती है कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ जहाँ मैं थी, और वो हम साथ साथ जाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि इसलिए प्रभु ने हमें जोड़ा है। हम एक दूसरे से बहुत हाँ। प्रेम करते हैं, क्योंकि अब मुझे एक जीवन साथी मिला है, एक पति जो शराब नहीं पीता, और हम दोनों को यीशु मिल गए हैं। आमीन। मेरा मतलब यीशु से बढ़कर हमसे और कोई प्रेम नहीं करता, केवल यीशु। सही कहा। मुझे ऐसी गवाहियाँ सुनना अच्छा लगता है। मुझे याद है जब मैं बर्मिंघम इंग्लैंड गई थी, और ये अद्भुत है मेरे लिए ये भी स्मरण रखना कि कितने फल मिलते हैं आपको
जब हम अपनी ओर से बेहतर प्रयास करते हैं कि प्रभु की इच्छा में चलें। ये अद्भुत है कि उनका विवाह संबंध बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये परिवर्तन उनमें यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद आया। हाँ तो डॉक्टर्स, हमें उस पुस्तक के विषय में बताया जो आपने लिखी। ये उत्साहजनक कथा है, हमने लॉ टॉक पर लिखा है और ये अब वहीं हो रहा है। ये पुस्तक वास्तव में आपके संबंधों में एक सुरक्षित स्थान खोजने के विषय में बताती है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बताती है वो कितनी कठोर है और मैं कितना कठोर हूँ। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है और किस तरह से हम एक दूसरे को बदलने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ये कहते हैं जागरूकता ही सुरक्षितता है। एक बार यदि आप किसी के विषय जागरूक हो जाते हैं तो उसके विषय कुछ कर सकते हैं। ये पुस्तक इसलिए लिखी गई कि आपकी ये जानने में सहायता हो परमेश्वर ने आपको किस रीति से बातचीत करने वाला बनाया है, और यहाँ की हर एक व्यक्ति एक दूसरे से थोड़ा भिन्न है। बाद में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। स्वयं परीक्षण के विषय में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप ये जानना कि आप कितने सुरक्षित हैं। फिर आप एक दूसरे की भाषा बोलने लगते हैं जो आपने पहले नहीं किया, और इसलिए नहीं कि ये कार्य है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दूसरों की भावना का आदर करने की। जब आप ये जान लेते हैं कि वो क्या है जो दूसरे को सुरक्षा और देता यही है। लव टॉक है, इसका यही तो अर्थ होता है लव टॉक का। मैं सोचती हूँ ये अद्भुत। एक बात जो आप सीखते हैं वो है उपस्थिति के गुण। हाँ। मैं जानना चाहती हूँ क्या? हाँ, बस पूरी तरह से उपस्थित रहना। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिससे आप बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो आपके पीछे देख रहा है, वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है? मैं न केवल ऐसे लोगों के साथ रही हूँ, परंतु कभी कभी मैं भी ऐसा आप और मैं भी। मैं सोचता हूँ सभी ऐसा मैं करते हैं। अक्सर करती हूँ। आप जानते हैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। यदि आप कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसमें मेरी रुचि नहीं, क्या हम इसे आगे मैं बढ़ें? बता सकता हूँ कि आप कितनी कठोर है। इस पर हम बाद में बातें करेंगे। वैसे तो उपस्थिति की नींव है वास्तविक होना। हम सभी के भीतर में ढोंगीपन को जानने की योग्यता है। हम बता सकते हैं कि कोई सचमुच हमारे साथ रहना चाहता है या नहीं, और यह बात हम एकदम पता कर सकते हैं, और हमारी आंखों की पुतली भी बड़ी हो जाती है। और क्या आप जानती हैं कि जब विश्वास योग्यता के साथ किसी के साथ रहें तो आंखें बड़ी हो जाती हैं? ऐसा इसलिए कि हम सभी अंधेरे रेस्तरां में प्रेम भोज करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, प्रेम की अनुभूति अधिक होती है हम जब अच्छे दूसरा भी व्यक्ति दिखते हैं। प्रेम पूर्वक हमें निहार रहा है। ये एक उपाय है वास्तविक होने का। और मैं सोचता हूँ कि जॉर्ज बर्न थे जिन्होंने छात्रों के समूह से उस में कहा कि एक बार आपने वास्तविकता को झुटला दिया तो आपने उसे बना लिया, चाहे आप उसे पाएं या फिर न पाएं। ये ऐसा नहीं कि आप इसे जादू से पा लिया, आपको संबंधों में कुछ करना होगा। ये है सब बातों में समानता, कि आपके हाव भाव ये साबित करें कि आप सुनना चाहते हैं। आपकी शारीरिक हाव भाव, आपके चेहरे की बोली। मैं हाल ही में शहर से बाहर एक स्टोर में गई थी और मैं कुछ खरीदना चाहती थी, और मैंने देखा वहाँ जो बेचने वाले थे वे सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, और ये कुछ ऐसा था जो उन्हें सिखाया गया होगा और शायद उनकी नौकरी इसी बात पर निर्भर होगी। परंतु जो स्त्री मुझसे पैसे लेने वाली थी वो किसी और का इंतज़ार कर रही थी, और वो मेरा काम धीरे कर रही थी। हालांकि वो संबंधों को बनाए रखना चाहती थी, वो बस अच्छी बने रहना चाहती थी। और ये बड़ा रोचक था क्योंकि वो मुझसे कह सकती थी, हालांकि मैं उसे छुपाने की कोशिश कर रही। उसके हाव भाव से वो बता सकती थी कि मुझे परेशानी हो रही है। वो कह सकती थी कि आप अपना सामान यहाँ पर रख दें और दूसरी चीज़ों को देख सकती हैं। मैं कुछ क्षणों में हिसाब करती हूँ, मुझे बस यही चाहिए था, और मैं जाना पहचाना लगता है, मुझे क्यों? शॉपिंग के लिए जाना होगा। परंतु जब वो मेरा इंतज़ार करने लगी, उसने कुछ अच्छा कहा कि मैं जल्दी कर देती क्योंकि मैं जानती हूँ आप जल्दी में हैं। और ये ऐसा था कि पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था। तुम्हें लगता था कि तुम छिपा रही हो, परंतु तुमने स्त्री को हीनता का एहसास दिलाया और उस पर दबाव डाला है तुमने। कल हम हवाई अड्डे से आ रहे थे और लेस्ली को सिक्योरिटी जांच के लिए रुकना पड़ा, इसलिए हमें थोड़ी देर हो गई। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तब सिक्योरिटी जांच करने वाले ने कहा कि बस एक क्षण रुक जाइए। लेस्ली ने कहा वो नहीं रुक सकते। मैं तुमसे नीचे मिलूंगा। बिल्कुल सही, और मैंने तुम्हें नहीं रोका। परंतु जब आप जानते हैं कि आप बात कर रहे हैं और सामने वाला क्या कह रहा है, यदि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप आराम से हैं, तो इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनका संदेश ध्यान से सुना या नहीं। हाँ, इसके साथ नरमी भी होना चाहिए। हाँ। ये केवल उपस्थिति की बात नहीं है, परंतु अच्छी भावना भी है। ये ग्रहण योग्य भी है कि तुम मुझ में रुचि लेती हो और मैं भी, और तभी अच्छी वार्ता संभव है। कभी कभी हम चाहते हैं कि लोग हमसे बातें करें, परंतु हम चाहते हैं कि वे केवल वही बातें करें जो हम सुनना चाहते हैं या करना चाहते हैं। हाँ। मुझे खुशी है कि कल भी आप हमारे साथ रहेंगे, कि हम ये जारी रखें। प्रभु आपको आशीष दे, और याद रखें प्रभु के पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है।